नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। राजस्थान दिवस के मौके पर आज लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअली जुड़े और संवाद भी किया। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्कूटी योजना समेत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को जोड़ा गया। लाभार्थी उत्सव के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा जनसंवाद किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जुड़कर संवाद किया। कार्यक्रम में योजनाओं के लाभार्थियों के अनुभवों को भी सुना गया। उत्सव में राजस्थान सरकार की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने पहले सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि योजनाओं को लाखों लोगों तक पहुंचाया है। राजस्थान एक मॉडल स्टेट बन रहा है। राजस्थान देश में तेजी से बढ़ने वाला राज्य बन रहा है। उन्होंने कहा कि कोई मुझे कहता है कि मेरे बच्चे का इलाज फ्री हुआ तो सुनकर बहुत खुशी होती है। सीएम अशोक गहलोत ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। आज मुझे बेहद संतोष हुआ कि मेरी सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ लाखों लोगों तक पहुंचा है एवं इन योजनाओं से उनके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव हुए हैं। आज राजस्थान एक मॉडल स्टेट बन रहा है और देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में है। आज राजस्थान की जब देश में चर्चा होती है तो सबसे अच्छी सड़कों के लिए होती है। मैं बताना चाहता हूं कि ये मेरे लिए राजस्थान विजन 2030 है। आने वाले जमाने में कैसा राजस्थान बने, आने वाली पीढ़ी उसको देखे, ये सपना प्रत्येक राजनेता का होना चाहिए। जब हर राजस्थानी में देश में सबसे आगे खड़ा हो सके, विकास की इस रफ्तार और आमजन को लाभ के इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इस साल का बजट बचत, राहत और बढ़त देने वाला रखा है। राजस्थान में 1956 में 26 जिले थे। 56 से लगा करके 23 तक 67 सालों में 7 जिले बने थे। मेरी सरकार ने इस बजट में 9 नए जिले बनाए हैं। उधर लाभार्थी उत्सव में संवाद के बाद सीएम अशोक गहलोत ने बयान दिया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जनता के हित में कई योजनाएं चलाई। कई पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाना हमारा मकसद है। जनता के हित में हमने कई योजनाएं चलाई हैं। आगे भी कई लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाएंगे। सब तरह की जो अनुभव हमें काम आए, लाभार्थी महसूस हो, हमने अगर सरकारी योजना का लाभ उठाया है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम और लोगों तक बात पहुंचाएं जो नीडी है, जिनकी जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा प्रयोग किया गया, 2 लाख का टारगेट रखा गया। 2 लाख से अधिक लोग इकट्ठे हुए हर जिले के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर, और शानदार तरीके से इंस्ट्रक्शन हो गया। सब तरह की जो लाभ मिले लोगों को उन्होंने शेयर किए। और मैं समझता हूँ कि अब जो लोग 2 लाख लोग आए हैं, ये अपना आप में हमारे लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। हमारा मकसद है कि राजस्थान का हर परिवार अछूता नहीं रहे, हर परिवार को चिरंजीवी योजना का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सोशल सिक्योरिटी का सब लाभ मिले। क्या प्रमुख योजना है? तो इसलिए मैंने कहा आपको, इतनी सारी योजना भी आपने सुनी, उन तमाम योजनाएं हमारी प्रायोरिटी पे रहेगी। हम चाहेंगे कि अब खाली योजनाएं इम्प्लीमेंट करने की बात है। इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। इसीलिए बजट पास होने के पहले से ही हमने सचिवालय में सेक्रेटरी की मीटिंग बुला के उनकी बात सुन ली, एबीसी कर ली प्रायोरिटी, और 300 से ज़्यादा सैंक्शन निकल गई है बजट की। इसलिए हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। अब खाली ये कि मीडिया हो, चाहे हमारे सोशल वर्कर हो, एक्टिविस्ट हो, या हमारे जो लाभार्थी हो, सब मिलकर के अगर ये प्रचार प्रसार करेंगे तो घर घर ये योजना पहुंच जाएगी तो और ज़्यादा लोग। एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। पीसीसी चीफ डोटासरा ने भी संवाद किया। लाभार्थी उत्सव में डोटासरा ने भी संवाद किया। कहा कि हर वर्ग को योजनाओं का लाभ मिला। राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए कृत संकल्प है। ये पीसीसी चीफ की ओर से बयान दिया गया। अपने संवाद में उन्होंने कहा, बातचीत में उन्होंने कहा कि हर वर्ग को योजनाओं का लाभ मिला है। 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा, 500 रुपए में सिलेंडर मिलेंगे,
बच्चों को चलाने के लिए 30,000 स्कूटी मिलेंगी। अभी कोई भूखा नहीं सोए, माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है, उसमें कोरोना में जो बेहतर मैनेजमेंट हुआ, सबको स्वस्थ रखा गया और किसी को भूखा नहीं सोने दिया गया। उसी तरीके से गरीबों को फ्री में राशन किट देने की योजना हमारी सरकार लेकर के आई है। किसानों का भी ध्यान रखा है। आप देखिए कि 2000 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी कृषि कनेक्शन के ऊपर, और 100 यूनिट तक अब हर जो व्यक्ति है जिसके बिजली का घरेलू कनेक्शन है उसको भी बिजली फ्री मिल रही है। तो मैं समझता हूं कि जो शहरों में रहते हैं उनको मनरेगा गांव में थी लेकिन शहरों में नहीं थी, उनको भी इंदिरा गांधी शहरी ये योजना देकर के सबको काम देने का काम किया हमारी सरकार ने। 8 रुपए में भोजन, जहां भी इंदिरा रसोई है वहां पर साफ सुथरा भोजन मिलता है। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो मुख्यमंत्री जी हैं, उसमें एक बच्चे को 30,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का फायदा हुआ है। मैं समझता हूं कि जो कॉलेजें खोली हैं इससे भी हमारे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते थे कॉलेज में उनको जो लाभ मिला है। तो ऐसे में ये सब चीजें सरकार कर रही। लाभार्थी उत्सव में मंत्री महेश जोशी भी बोले, लाभार्थी उत्सव पूरी तरह से सफल रहा, ऐसे आयोजन मील का पत्थर साबित होंगे। लाभार्थी उत्सव पूरी तरह से सफल रहा, ये महेश जोशी की ओर से कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाभार्थी उत्सव पूरी तरह से सफल रहा, ये महेश जोशी ने कहा है। लाभार्थी उत्सव में मंत्री महेश जोशी भी बोले हैं। इनके लिए योजनाएं बनी हैं। योजनाओं का लाभ तब तक नहीं मिल सकता जब तक योजनाओं की जानकारी लोगों तक नहीं है। और एक लाभार्थी जब होता है तो वो 10 लोगों को बताता है, 100 लोगों को बताता है। लाभार्थियों से संवाद करने में ये फायदा होता है कि लोगों के मन में विश्वास होता है कि ये जो योजना बनाई गई है ये मूर्त रूप ले रही है, इसका लोगों को लाभ मिल रहा है तो मुझे भी इसका लाभ मिलेगा। इससे एक जागृति आती है और माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार आज इस लाभार्थी संवाद कार्यक्रम के माध्यम से इस जागृति को खड़ा करने में निश्चित रूप से। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का दूदू में भव्य स्वागत किया गया। विधायक बाबूलाल नागर ने उनका माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। प्रभारी रंधावा ने नेताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा। कुछ देर संवाद करने के बाद वो अजमेर संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए निकल गए। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर प्रदेश भर में मचे घमासान के बीच आज पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने डॉक्टर्स के एक दल से मुलाकात की। पायलट के सामने डॉक्टर्स ने अपनी समस्याओं को रखा। काफी देर चर्चा होने के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, सरकार और डॉक्टर्स के बीच चल रही तनातनी के बीच आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोनों पक्षों को मिलकर इसका हल निकालना पड़ेगा। रास्ता मैं अपील करना चाहता हूँ दोनों पक्षों से कि बैठ के बात करें ताकि पब्लिक सफ़र ना करे। मुझे बहुत पीड़ा होती है, चिंता होती है कि हजारों लाख लोग ऐसे जिनको आज ज़रूरत है और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल नहीं पा रहा। तो जिम्मेदारी हम सब लोगों की बनती है, इसलिए बीच का रास्ता निकालना चाहिए। वार्ता कर कर इसको जल्द से जल्द मामले को सुलझाना चाहिए ना कि जो वार्ता है वो भी अपना जो स्टैंड है थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। दोनों पक्षों को मिलकर बैठ के बात करें। और मैं नहीं मानता हूं कि चर्चा करने के बाद रास्ता नहीं निकल सकता। रास्ता तो निकलेगा, लेकिन अगर बहुत देर बाद निकलेगा तो उसमें नुकसान बहुत होगा। जयपुर ब्लास्ट के आरोपियों के बरी होने के मामले में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सवाल उठाए हैं। पायलट ने कहा कि सबको पता है ब्लास्ट हुए थे और आरोपियों को पकड़ा गया था। लोअर कोर्ट से मौत की सजा पाए आरोपी अगर जांच में कमी की वजह से छूट जाएं तो ये गंभीर मामला है। हमें पीड़ितों को जवाब देना है, उन्हें न्याय दिलाना है। अगर हम कोर्ट से न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं तो कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि लोअर कोर्ट से मौत की सजा पाए आरोपियों का बरी होना बहुत गंभीर मामला है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
हम सबको याद है जब ब्लास्ट हुए थे इतने लोगों की जान गई और फिर आरोपियों को पकड़ा गया, इतने साल तक केस चला, लोअर कोर्ट ने इनको मौत की सज़ा सुनाई थी। तो फिर ये तो गृह मंत्रालय को या लॉ डिपार्टमेंट को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इतनी मौत की सज़ा सुनाने के बाद भी अगर हाई कोर्ट में, जैसा कि मैंने अखबार में पढ़ा है, जो ऑर्डर आया है उसमें कहा है कि इन्वेस्टिगेशन शायद ढंग से नहीं हो पाई थी या एविडेंस पूरी तरह कोलैबोरेट नहीं कर पाए थे या कहीं कमियां रह गई थी। ये बहुत ही गंभीर इशू है। मैं समझता हूँ इसमें तो जिम्मेदार लोगों पर जांच होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि अगर जो ब्लास्ट किसी ने तो किया होगा ना और उन लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई है लोअर कोर्ट से, तो सज़ा कम होना एक बात होता है या उसमें असहमति होना एक बात होता है, लेकिन उनको सबूतों की वजह से रिहा कर दिया गया है। और मुझे लगा कि जो जज ने सुनाया था वो भी पीड़ित थे, मैंने जो उनका स्टेटमेंट अखबार में पढ़ा है कि वो भी नहीं चाह रहे थे ऐसा हो, लेकिन अगर एजेंसीज काम नहीं कर पा रही हैं, सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही हैं, ढंग से उसको पुख्ता रूप से प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं, ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। गृह मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री जो भी है, इसमें तो जांच करनी पड़ेगी और संबंधित लोग, अधिकारी जो भी जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई। राजस्थान दिवस के अवसर पर राजधानी जयपुर में तमाम स्मारकों पर पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रखा गया। आमेर महल में महल प्रशासन की तरफ से महल के प्रवेश द्वार पर पर्यटकों का स्वागत किया गया। इस मौके पर पर्यटकों ने आमेर महल की तमाम व्यवस्थाओं की तारीफ की। इस मौके पर सैलानियों ने महल की सुंदरता को अपने कैमरे में भी कैद किया। नरेला में रामनवमी पर अखंड हिंदू समाज ने विशाल शोभा यात्रा निकाली। रामलीला मैदान के रघुनाथ जी महाराज के मंदिर से शाही रबर भव्य झांकी निकाली गई। शोभा यात्रा रामलीला मैदान से बस स्टैंड, सुभाष चौक, आजाद चौक होते हुए रैगर मोहल्ले से पुनः रामलीला मैदान पहुंची, जहां भगवान श्री राम की आरती के बाद भव्य आतिशबाजी की गई। इस मौके पर सांभर एसडीएम जैत कुमार चौधरी, दूदू सीओ कन्हैया लाल, नरेला प्रकाश चौधरी समेत कई अतिथि मौजूद रहे। देश भर में रामनवमी के पावन त्योहार की धूम देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग सुबह से मंदिर में पहुंचकर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस मौके पर श्री राम के मंदिरों को फूल मालाओं से सजाया गया है। जयपुर से हमारे संवाददाता प्रशांत यादव ने राम मंदिर के पुजारी से बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। रामनवमी का पावन त्योहार आज पूरे देश भर में जोरों शोरों के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर में भी जो है मंदिर कहीं ना कहीं गुलजार नजर आ रहे हैं। जो मंदिर है वो पूरी तरीके से सजा दिए गए हैं। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो है राम जी का आज त्योहार मनाया जा रहा है, क्योंकि ये दिन है, ये विशेष माना जाता है। भगवान श्री राम के जन्मदिन के रूप में जो है ये जो त्योहार है वो मनाया जाता है और इस दिन विशेष रूप से जो लोग हैं वो भगवान राम की पूजा अर्चना करते हैं। हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में नवमी की तिथि और पुष्य नक्षत्र पर रामनवमी का ये पावन त्योहार मनाया जाता है और आज भी पूरे धूमधाम से मंदिरों के अंदर मंदिरों को सजा दिया गया है और उन्हें पूरे धूमधाम के साथ आज ये रामनवमी का पावन त्योहार मनाया जा रहा है। पुजारी जी हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करेंगे। आज रामनवमी का पावन त्योहार मनाया जा रहा है, राम जी के जन्मदिन के रूप में विशेष इस दिन को माना जाता है, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे पूरी भारतीय सभ्यता में भगवान श्री राम जी अयोध्या में प्रकट हुए। राम जन्म कर हेतु अनेका, भगवान प्रकट होते हैं, गर्भ में नहीं आते। भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म के लिए प्रकट हुए। अयोध्या से भगवान ने अपना आंदोलन छेड़ा, ऋषि मुनियों को अभय किए और कोल भील और निषाद जैसों को, सबरी जैसों को हृदय से लगाया। भगवान ने इतना प्रेम सबको दिया और पूरी समाज ने भी भगवान को बहुत स्नेह दिया। भगवान ने अपनी सत्य की यात्रा भगवान पिता के अनुसार की और सत्य की यात्रा में भगवान श्री राम जी को हनुमान जी मिले, सुग्रीव जी मिले। तो हमारी समाज में भाईचारा हो, प्रेम हो
और हम सभी अपने धर्म पे चलें। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता। हमारे स्वयं ब्रह्म श्री राम जी ने अपने माता पिता का सम्मान, अपनी समाज से प्रेम, 11,000 वर्ष तक भगवान श्री राम जी ने राज किया। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं। आज यहाँ श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में श्री राम जन्म महोत्सव, भगवान का अभिषेक हुआ सुबह, और अब जो है बधाई का आयोजन रखा गया है और सभी माता बहनों की तरफ से 1100 दीपक का जो है आरती और बैंड वादन, पुष्प वर्षा, ये सब आयोजन रखे गए हैं। पूरे भारतवासी को यही कहना चाहते हैं कि हम सभी रामो विग्रहवान धर्मः, हम सभी धर्म पे चलें, एक दूसरे के प्रति संवेदना रखें, कहीं राग हो कहीं दोष नहीं हो, सब में प्रेम और भाईचारा हो। यही हमें राम जी अपने कर्तव्य सिखाते हैं। इन्हीं के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि किस तरीके से जो है आज, क्योंकि आज का दिन विशेष माना जाता है, श्री राम की पूजा करी जाती है, तो किस प्रकार से जो दर्शक हैं हमारे वो पूजा अर्चना कर सकते हैं और क्या शुभ मुहूर्त है आज श्री राम की पूजा अर्चना? भगवान श्री राम जी का जन्म अभिजित मुहूर्त में हुआ। जोग लगन गिरह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। भगवान श्री राम जी का जब जन्म हुआ तो प्रतिपदा कहने लगी कि मेरे में जन्म लो। द्वितीया बोली मैं भाई दूज हूँ, मेरे में जन्म लो। तृतीया बोली मैं अक्षय तृतीया हूँ, मेरे में जन्म लो। चतुर्थी बोली मैं गणेश चौथ हूँ। पंचमी बोली मैं ऋषि पंचमी हूँ। सारी तिथियाँ लाइन से खड़ी हो गईं और नौवीं तिथि रिक्ता थी, तो भगवान ने नौवीं तिथि को जन्म लिया, अभिजीत मुहूर्त में जन्म लिया। तो भगवान की पूजन, भगवान को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, भगवान का सुंदर श्रृंगार करना चाहिए, भगवान को यथाशक्ति भोग लगाना चाहिए और भगवान की आरती स्तुति करके भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान जिस प्रकार की आपने मर्यादा का जो पाठ पढ़ाया है, तो हमारे परिवार में भी इसी प्रकार से मर्यादा, आदर्श और नम्रता स्थापित हो और आपकी कृपा हो। भगवान को नैवेद्य इत्यादि से भोग लगा के आरती पूजन करना चाहिए। आज व्रत करना चाहिए। अनेक प्रकार के अपने अपने विधान हैं, वैसे भगवान का अभिषेक पूजन करके ही ले जाना चाहिए भगवान को। क्योंकि महाराज चैत्र नवरात्र में भी चल रहे हैं, 9 दिन जो लोग हैं वो माता के भी व्रत करते हैं और आज के दिन रामनवमी का त्यौहार मनाते हैं। साथ ही जो कन्याएं हैं, 9 कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर उन्हें भोजन भी करवाते हैं, उसका क्या महत्व है? माता जो है 9 मैया होती हैं, 9 दिन होते हैं और अंक भी पूरे 9 होते हैं। हमारे जीवन के ले लो या गिनती के ले लो, जो भी। तो 1 वर्ष की बच्ची का स्वरूप पहले दिन का जो है शैलपुत्री के रूप में, द्वितीय बच्ची का ब्रह्मचारिणी के रूप में, इस प्रकार से 9 माताएं होती हैं। 9 माताओं का स्वरूप का आज पूजन होती है। और आज जो है, कल अष्टमी थी, महागौरी की पूजन थी, आज जो है भगवान सिद्धात्री मैया की पूजन की जाती है। तो 9 माताओं का स्वरूप था। आदि शक्ति परम अम्मा पार्वती जी मैया ने जो भोजन छोड़ा, कुछ दिन जो है फरार पे रहीं, 35,000 वर्ष तक जो तपस्या की माने। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन किए कठिन उपवासा, बेल पात में रहीं सुखाई। तो वह तपस्या माँ भगवती राजराजेश्वरी ने अलग अलग रूप में किया और उनको अलग अलग रूप प्राप्त हुआ। उन्हीं रूपों को ध्यान में रखते हुए हम सब, कभी माता गौरी बन के आई तो महिषासुर को जो है वध करने के लिए, अनेक प्रकार के मेनाक की शोभा बढ़ाने के लिए, तो अलग अलग रूप में माता की बहन बेटियों की पूजा होती है। और बहन बेटियों का सम्मान हमारे शास्त्र में है। ये पूरे भारत को आज नवरात्रि संदेश देती है कि माँ का, बहन का सम्मान करें, उनके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं हो। राजा दक्ष जी की पुत्रियां हुई तो सप्त ऋषियों को दी गई और स्वाहा यज्ञ भगवान को दी गई और स्वधाहा पितरों को दी गई। तो नारी का योगदान पहले से ही बहुत है और नारी का सम्मान ही भारत का सम्मान है, मातृभूमि का सम्मान है। तो आज के समय में ही हमें नारी का सम्मान, हमें बेटी बहन का सम्मान करने का नवरात्रि से प्रेरणा होती है
और हमें पूजन करना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए महाराज ने हमको बताया कि किस तरीके से जो है आज का दिन विशेष है और किस तरीके से जो है श्री राम की पूजा अर्चना की जाती है। जो लोग हैं वो आज विशेष रूप से श्री राम की पूजा अर्चना करते हैं। इसीलिए जो है कहीं ना कहीं राजधानी जयपुर में भी जो मंदिर है वो पूरी तरीके से गुलजार नज़र आ रहे हैं। जो मंदिर है पूरी तरीके से सज चुके हैं और जो दर्शक है जो भगवान श्री राम की जो है पूजा अर्चना करने के लिए भक्तजन मंदिरों में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ में प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। रामनवमी के मौके पर राजधानी जयपुर के परकोटे इलाके में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसको लेकर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। डीसीपी से लेकर कांस्टेबल तक अलग अलग इलाकों में करीब 1500 से ज्यादा जवानों को लगाया गया है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहम्मद रजाउल्लाह ने। के मौके पर आज राजधानी जयपुर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसी शोभा यात्रा के दौरान जो जयपुर पुलिस है वो काफी मुस्तैद नजर आ रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के बड़ी चौपड़ इलाके में, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के माकूल जो इंतजाम है वो यहां पर नजर आ रहे हैं। बाकायदा जो अलग अलग थानों का जाब्ता की बात की जाए या फिर पुलिस लाइन की जाब्ते की बात की जाए या एसटीएफ फोर्स की बात की जाए या आरएसी बटालियन की बात की जाए या होमगार्ड्स की बात की जाए, तमाम जो जवान है वो यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग इलाकों में ये सुरक्षा व्यवस्था जो है संभालते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आज रामनवमी के मौके पर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है उस शोभा यात्रा में तकरीबन 1200 से ज्यादा जो जवान और अधिकारी हैं वो तैनात किए गए हैं। उसके अलावा तकरीबन 100 से ज्यादा जो अलग अलग इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए जो ट्रैफिक के जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किए गए हैं। वहीं शोभा यात्रा की बड़ी बात यह है कि आज जिस तरह से शोभा यात्रा निकाली जा रही है उस शोभा यात्रा में जो हिंदू मुस्लिम एकता की जो पहचान, जो मिसाल हमेशा ही राजधानी जयपुर में नजर आई है वो आज इस शोभा यात्रा में नजर आ रही है। बहरहाल जिस तरह से पूरी अगर सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की जो मॉनिटरिंग है वो डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा ड्यूटी करती हुई नजर आ रही है। वहीं तकरीबन 4 बजे के करीब जो बड़ी चौपड़ इलाका है यहाँ पर शोभा यात्रा पहुंचेगी। शोभा यात्रा में जिस तरह से जो लोग यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुंचेंगे उन तमाम लोगों को किसी तरह से कोई परेशानी का सामना नहीं करना दिया जाए, उसको लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी चाक चौबंद नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो अलग अलग बटालियन के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। बाकायदा अलग अलग जो लाइन है वहां से इन जवानों को बुलाया गया है। पुलिस विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनको अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग तरह की जो ड्यूटी है वो दी गई है। सहयोगी कैमरा पर्सन तनुज शर्मा के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज। जयपुर में बन रहे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टेडियम का नाम अब अनिल अग्रवाल स्टेडियम होगा। जानकारी मिल रही है कि वेदांता ग्रुप और आरसी और में एमओयू हुआ है। इस दौरान आरसी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। राजधानी जयपुर में पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अंतर्राज्यीय जेब तराश गैंग का पर्दाफाश किया गया। इस कार्रवाई के तहत 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। ये महिलाएं पूरे देश में अलग अलग जगहों पर अनगिनत वारदातों को अब तक अंजाम दे चुकी हैं। दरअसल माणक चौक थाना इलाके के कटला बाजार से लगातार जेब राशि की वारदातों को अंजाम देने की शिकायतें मिल रही थी। हाँ, ये कई समय से ऐसी सूचनाएं हमें मिल रही थी कि जो भीड़ भाड़ भरे बाजार है वहाँ पर बाहर से महिलाएं आकर और ई रिक्शा वगैरह में बैठकर महिलाओं के जेब तराशी या महिलाओं के पर्स चोरी की वारदातें हो रही थी। उसको लेकर निगरानी रखी जा रही थी। इसमें कल हमने 4 महिलाओं को गिरफ्तार करके इस गैंग का पर्दाफाश किया है, जो महिलाओं के बीच में घुल मिलकर और उनसे पर्स और मोबाइल की चोरी करती है, जिसमें 2 महिलाएं कामिनी और संजू कड़िया सांसी एमपी की और 2 महिलाएं अंजना और नंदिनी जो है वो अहमदाबाद की रहने वाली है। इन 4 महिलाओं को गिरफ्तार करके अंतर्राज्यीय इस गैंग का खुलासा किया गया, जिससे कई वारदातें। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।